अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज हम डेटा कम्युनिकेशन का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। तो जो नए लोग इस चैनल पर आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट्स या लाइक वगैरह करते हैं उससे हम लोगों को काफ़ी इंकरेजमेंट होती है और हम उस टॉपिक पर मज़ीद वीडियोज़ बनाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जिन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स या एक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स की, हम उन टॉपिक्स को जल्दी अपडेट करते हैं ताकि हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है। दोस्तों, मैं जल्दी से पिछला टॉपिक रिवाइज कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इससे पहले हमने बात की थी इंटरनेट स्ट्रक्चर की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेट के मिड में बिल्कुल बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं जो कि इतने बड़े होते हैं कि इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बाय करते हैं। तो यानी उनके ऑन किए होते हैं, और जहाँ से इंटरनेट इमर्ज होता है और ये आपस में पीरिंग पॉइंट्स के थ्रू आपस में बैकबोन्स होती हैं, कनेक्टेड होती हैं और प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ। तो उसके बाद हायरार्की में दूसरे नंबर पर आते थे प्रोवाइडर नेटवर्क, यानी नेशनल लेवल पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हमारे यहाँ PTCL है, NTC वगैरह। तो उनको अमूमन हम रीजनल लेवल भी कहते हैं। तो प्रोवाइडर नेटवर्क के अंडर आते हैं कस्टमर नेटवर्क। तो कस्टमर नेटवर्क क्या होते हैं? वो नेटवर्क जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम ISPs को पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमने बात की थी कि हमने इंटरनेट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को डायल-अप इंटरनेट के बारे में बताया था, जिसमें मोबाइल और या टेलीफोन, पहले टेलीफोन ही होता था, उसके थ्रू मॉडेम के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट होते थे। एक स्पेशल किस्म की वॉइस भी आती थी जो कि मैंने आप लोगों को सुनाई थी। उसके बाद हमने बात की थी DSL की, जो कि हमारे घर में अमूमन यूज़ हो रहा है। तो उसके बाद मैंने बात की थी केबल मॉडेम की, जो कि कमर्शियल लेवल पर यूज़ हो रही है। और उसके बाद मैंने बात की थी डायरेक्ट कनेक्शन की, जिसकी मदद से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बैकबोन्स के थ्रू उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट की हिस्ट्री की। तो इंटरनेट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैं आप लोगों को बता दूं कि फरवरी 7, 1958 को US के सेक्रेटरी डिफेंस नील मैकलेरो ने एक डायरेक्टिव साइन किया, जिस डायरेक्टिव को 5105.15 कहा जाता है। और इस डायरेक्टिव के रिजल्ट में US ने एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी लॉन्च की, जिसे डार्पा भी कहा जाता था या ARPA कहा जाता था। तो इस एजेंसी ने इंटरनेट की तरफ काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1950 में कोल्ड वार अपनी पीक पर थी, यानी क्लाइमैक्स पर थी। बहुत ज़्यादा US और सोवियत यूनियन में क्लैशेस चल रहे थे। तो सोवियत यूनियन साइंटिफिक एडवांसमेंट्स में US से भी आगे थी। बहरहाल, तो सोवियत यूनियन ने 1957 में अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, स्पुतनिक 1। ठीक है, स्पुतनिक 1 जैसे ही लॉन्च किया तो अमेरिका को एक किस्म का कंसर्न हुई है कि यार ये तो अब हमें स्पेस से भी अटैक कर सकते हैं। तो उस दौर में US का एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क था जिसको ख़तरा था। तो उस दौर में US टेलीफोन लाइंस या टेलीग्राफ वगैरह पर रिलाई कर रहे थे, तो वो भी अटैक के लिए वल्नरेबल हो गए थे। तो ARPA ने ऐसे किया कि ARPA चूँकि बन गई थी, तो ARPA ने इस तरह किया कि सजेशन दी कि ये जो हमारे नेटवर्क से कम्युनिकेशन इनको आपस में नेटवर्किंग कर दी जाए, ताकि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम सर्वाइव कर सकें। तो जो नेटवर्क बनाया गया था उस नेटवर्क को ARPANET कहा जाता था। तो ये काम 1962 में हुआ था। 1965 में पैकेट स्विचिंग हुई थी, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट आया था। और 1969 में यानी ARPA ने IMP यानी इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर पर बड़ा काम किया। ये जो कि राउटिंग डिवाइसेस, पहली राउटिंग डिवाइसेस थी या लीड राउटिंग डिवाइसेस थी। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नेटवर्क, पहला लैन नेटवर्क था जो कि बहुत सारे वर्क स्टेशन पर मुश्तमिल था। और 1981 में ARPANET को एक्सपेंड किया गया, जो कि और इसे सेंस सेचर के लिए एक्सपेंड किया गया था, और उसको CS-NET भी कहा जाता था, यानी कंप्यूटर सेंस नेटवर्क। तो 1983 में ARPANET ने दो नए प्रोटोकॉल यानी TCP और IP प्रोटोकॉल यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट किया। चूँकि ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई थी, तो ये इंटरनेट या ARPA की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो ARPA ने इस तरह किया कि अपनी एजेंसी के अंदर दो सबसेट्स बनाए, यानी मिलनेट और NSNet यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो मिलिट्री के लिए मिलनेट था और रिसर्चर्स के लिए NSF नेट था।
یعنی اب ان کے دو پروجیکٹ سٹارٹ ہو گئے تھے. مل نیٹ کے تھرو ملٹری اپنے پروجیکٹس کرتی تھی, اور سائنٹسٹ یا جو ریسرچر تھے وہ NSF نیٹ کے تھرو اپنی ریسرچ کرتے تھے. بہرحال جی, TCP ICP یعنی ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اور انٹرنیٹ کنٹرول پروٹوکول اتنے مشہور ہوئے کہ اس کی مدد سے انٹرنیٹ بس پھیلنے شروع ہو گئے, اور ARPA نیٹ کو عموماً انٹرنیٹ 2.0 بھی کہا جاتا تھا. تو چونکہ یہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی تھی تو صرف ریسرچ تک تو نہیں ہوتی, لوگ بزنس کا بھی سوچتے ہیں. اسی طرح انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز نے بھی ایمرج ہوئے اور انہوں نے بھی پوزیشن لی. تو یہ جو NSF نیٹ یعنی ریسرچ والا تھا وہ اس نے بیک بون کی پوزیشن لے لی, جو کہ ہم نے پہلے بات کی تھی لارج نیٹ ورکس کی. تو یہ NSF نیٹ ہوتی ہے. اور 1989 میں نیوکلیر ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ یعنی سر نے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول انوینٹ کیا, جو کہ ایک اسٹینڈرڈ تھا انٹرنیٹ کو مختلف پلیٹ فارمز کی مدد سے ایکسیس کرنے کا. مطلب کچھ پلیٹ فارمز سے ہم انٹرنیٹ ایکسیس کرتے تھے تو ہو جاتا تھا, جبکہ دوسرے سے نہیں ہوتا. تو یہ پروٹوکول یوز ہوا تو تقریباً ہر پلیٹ فارم سے ہم انٹرنیٹ ایکسیس کر سکتے تھے. اور اسی طریقے سے ورلڈ وائڈ ویب کی ٹرمینالوجی ایمرج ہوئی, اور 1993 میں پہلا ویب براؤزر یعنی موزیک ڈیولپ ہوا. اور 1995 میں NSF نیٹ یعنی ریسرچ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا تو اس نے اپنی پالیسی چینج کی اور اس طرح کیا کہ انٹرنیٹ کو صرف ریسرچ تک نہیں رہنے دیا, بلکہ ٹیکنالوجی اور لوگوں تک آگے ایکسپینڈ کر دیا. تو اس طریقے سے انٹرنیٹ آج بھی گرو ہو رہا ہے, اور انٹرنیٹ 3.0 اور بہت سارے کنسیپٹ آ رہے ہیں. تو دوستوں, جب ہم بات کریں گے یعنی ٹیکنالوجیز کی تو ہم اس کی بھی بات کریں گے. تو دوستوں, اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹرنیٹ کے سٹینڈرڈز کی. تو اس کے بعد ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر ہم اس کے بعد اپنے نئے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے جو کہ ہوگا TCP IP پر. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.